नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल पर। आज हम लोग अपने जो पपेट में हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं 175 तक। उसके आगे 25 क्वेश्चन आए देखेंगे और साथ ही हम लोग इसकी व्याख्या भी करेंगे जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर। तो बने रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, लोक प्रशासन अध्ययन के निम्नांकित उपागमों के अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी इनको सीक्वेंस से लगाना है। ठीक है। ऑप्शन है व्यवहारिक उपागम, व्यवस्था उपागम, लोक नीति उपागम और संस्थागत उपागम। तो क्रम से लगाना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए संस्थागत उपागम आया था, फिर जो है व्यवहारिक उपागम आया, फिर व्यवस्था उपागम आया और अंत में जो है आपका लोक नीति उपागम आया। इस हिसाब से जो है आपका सी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन के संबंध में हानि प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था या प्रस्तुत कब किया गया। ठीक है। ओके। ऑप्शन है 1967, 1970, 1965 या 1980। तो आप ध्यान रखिएगा कि नवीन लोक प्रशासन जो है इससे संबंधित हानि प्रतिवेदन 1967 में इसको प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने कहा कि विकेंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण की धारणा उत्तरदायित्व प्रशासकीय कार्यात्मक एवं बाह्य कार्यों से प्रभावित होती है। ऑप्शन है मैक्स वेबर, एल उर्विक, एल्टन मेयो या जेम्स फेसलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स फेसलर। ये अमेरिका के राजनीतिक वैज्ञानिक थे, राजनीतिक विज्ञान के चिंतक थे। इनका कथन था। चलिए पोस्ट कॉर्ब। ठीक है। पोस्ट कॉर्ब। ठीक है। सिद्धांत प्रबंधकीय कार्यों के संदर्भ में किससे संबंधित है। ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन है लूथर गिलिक, इनमें से कोई नहीं, हेनरी विलोबी। तो पोस्ट कॉर्ब आपको ही पता है कि लूथर गुलिक का है। पोस्ट कॉर्ब का हम आपको फुल फॉर्म अगर बताएं, ऐसे लिख लीजिए, पोस्ट कॉर्ब। ठीक है। हो जाएगा। ठीक है। इसको आप डिलीट कर लिए। ठीक है। चलिए देखिए, पोस्ट में पी जो है होता है प्लानिंग, प्लानिंग। ठीक है। ओ जो होता है ऑर्गेनाइजेशन। एस जो होता है स्टाफिंग। ठीक है। और डी जो होता है वो डायरेक्शन या डायरेक्टिंग। सीओ से क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन। आर से रिपोर्टिंग। और बी से आपका हो जाता है बजटिंग। ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने सबसे पहली पंचायती व्यवस्था लागू हुई थी। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती व्यवस्था लागू हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है। आइए देखा जाए। देखिए इसमें सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान में 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959 को, राजस्थान के नागौर जिला में, नागौर जिला में ये लागू हुआ था 2 अक्टूबर को। किस लिए, क्योंकि गांधी जयंती होता है और गांधी जी पंचायती राज व्यवस्था चाहते थे इसलिए। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। क्या है इसमें कथन करना है, नवीन लोक प्रशासन के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उसको बताने इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, और कूट के माध्यम से इसका आंसर देना है। ठीक है। चलिए पहला कथन है, सामाजिक साम्य को मान्य ठहराता है कौन नवीन लोक प्रशासन। बिल्कुल सही बात है। आचार नीति केंद्रित लोक नीतियों का अनुमोदन करता है, ये भी सही है। केंद्रीकृत संरचनाओं का समर्थन करता है, ये गलत है, उसका समर्थन नहीं करता है, विकेंद्रीकरण की बात करता है। मूल्य आधारित लक्ष्यों का समर्थन करता है, ये भी सही है। यानी कि 1 2 4 सही है। तो 1 2 4 के हिसाब से तीसरा नंबर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एफ डब्ल्यू रिक्स प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन है पारिस्थितिक उपागम के लिए, संरचनात्मक क्रियात्मक उपागम के लिए, या व्यवस्था उपागम के लिए, या निर्णय परक उपागम के लिए।
तो ये इकोलॉजिकल जो इनका जो उपागम है या कहीं पारिस्थितिक उपागम है, इसके लिए जो है ये मेन प्रसिद्ध है। इनकी एक बुक है, याद रखिएगा, बहुत प्रसिद्ध बुक है, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। हम आपको बताते हैं कि ये कब आई थी। तो पहले 1961 में आई थी। इस बुक का नाम है द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव। कब आई थी? 1961 में। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से इंग्लैंड में किसने नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के परिप्रेक्ष्य में व्हिटले परिषदों की स्थापना का सुझाव दिया था? ऑप्शन है नॉर्थकोट टेविलियन रिपोर्ट, जे.एच. व्हिटले समिति, रामसे बर्निंग समिति, या फुलटन प्रतिवेदन या फुलटन समिति। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा रामसे बर्निंग समिति। कौन हो जाएगा? रामसे बर्निंग समिति। इसका जो गठन हुआ था रामसे बर्निंग समिति का, ये हुआ था 1918 में। ठीक है, और इसी समिति ने यह सुझाव दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, समन्वय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? ठीक, ऑप्शन से परामर्श, बजट, नियोजन या पदसोपान। तो समन्वय का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है नियोजन। क्या है? नियोजन। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किसने कहा था कि सार्वजनिक निगम व्यवस्था में हम सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व एवं सार्वजनिक उद्देश्यों के हितार्थ व्यवसायिक प्रबंधन का सम्मिश्रण स्थापित कर रहे हैं? यह कथन किसका है? ऑप्शन है हार्वर्ड मॉरिसन, एफ डी रूजवेल्ट, एम ई डी मॉक या डब्ल्यू ए रॉबसन। तो आप बताइए। हम देखिए, हम बताइए इसका मार्शल इडियमॉक जो इसके, मार्शल इडियमॉक जो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संगठन के आधार के रूप में 4 पी 4 पीस की बात किसने की है? ऑप्शंस क्या है? एल डी वाइट, लूथर गुलिक, हर्बर्ट हर्बर्ट साइमन या फिर वुड्रो वुड्रो विल्सन। इसका राइट आंसर हो जाएगा लूथर गुलिक। कौन कौन से 4 पीस की बात करते हैं? पहला है ये पर्पस, एक पर्पस, दूसरा हो जाएगा प्लेस, ठीक है, तीसरा हो जाएगा प्रोसेस, और चौथा हो जाएगा पर्सन। ठीक है, इसको सीक्वेंस भी आता है, तो सीक्वेंस पहले पे पर्पस आएगा, ठीक है, दूसरे पे प्रोसेस आएगा, तीसरे पे पर्सन, चौथे पे प्लेस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित में से किसने आलोचना करते हुए कहा कि नौकरशाही वह संगठन है जो अपनी त्रुटियों से सीखने के बावजूद अपने व्यवहार में सुधार नहीं कर सकता है? बहुत बढ़िया कोटेशन है, बहुत बढ़िया किसी ने कहा है। आप बताइए किसने कहा हुआ है? इसका जो राइट आंसर अगर हम आपको बताएं तो ये एम क्रोजियर का स्टेटमेंट है। बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सुशासन से क्या तात्पर्य है? जनता के हित में कार्य, सभी सही है, मतलब ठीक है। व्यवस्था के अधिकतम सहभागिता अदा करना, सरकार और समाज में सहयोग। जनता के हित में कार्य करना बट ऑब्वियस, व्यवस्था में अधिकतम सहभागिता अदा करना ठीक है, सरकार और समाज में सहयोग ये भी सही है, यानी सब सही है इसको। क्लियर है? चलिए बढ़ा जाए अगर अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षण मानती है किंतु जनमत से स्वतंत्र तथा उसके प्रति प्रत्युत्तरदायी नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? जाति नौकरशाही, अभिभावक नौकरशाही है, संरक्षण नौकरशाही है, योग्यता आधारित नौकरशाही। तो राइट आंसर हो जाएगा अभिभावक नौकरशाही। वह है जो नौकरशाही स्वयं को लोकहित के संरक्षण मानती है किंतु जनमत से स्वतंत्र और उसके प्रति तो उत्तरदायी नहीं है, यह अभिभावक नौकरशाही है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, इनको एक आयोग है और इनके जो सन है उससे मिलाना है। तो ज्यादा देरी न करते हुए आइए मिलाते हैं साथ साथ। छगला आयोग, छगला आयोग का गठन हुआ था 1962 में। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था 1966 में। गोरे समिति का गठन हुआ था 1971 में। और सरकारी आयोग का गठन हुआ था 1983। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में 1966 में भारत में लोकपाल के निम्नलिखित में से किन देशों के ओम्बुड्समैन की तरह स्थापना की अनुशंसा की? ऑप्शन है फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क या स्विट्जरलैंड। तो जब भारत में 1966 में प्रशासनिक सुधार ने, ये ध्यान रखिए किस समिति या किस आयोग के द्वारा भारत में लोकपाल के गठन किया गया था, तो वो था प्रशासनिक प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 में आया था।
ठीक है। और इसने ये किसकी तरह, तो फिनलैंड था, नॉर्वे था, डेनमार्क था, स्विट्जरलैंड नहीं था। तो 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मैक्स वेबर द्वारा, मैक्स वेबर, वेबर है या बेवर है, ठीक है, वेबर, वेबर, मैक्स वेबर द्वारा विवेचित सत्ता के प्रकार में क्या सम्मिलित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन से पारंपरिक, विवेकी, विधिक, राजनीतिक या चमत्कारिक। ये नहीं है। बाकी उन्होंने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, ये तीनों प्रकार हैं। और तीसरा ये विवेकी, विधिक है, यही नौकरशाही है। ठीक है, चलिए मैक्स वेबर के साथ। नवीन लोक प्रशासन द्वारा निम्नांकित में से किसका समर्थन नहीं किया गया है? बहुलवाद का, मानवतावाद का, विकेंद्रीकरण का या व्यवहारवाद का? तो हम आपको यहाँ पे बताएं कि उसने जो नवीन लोक प्रशासन है, इसने व्यवहारवाद का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया है। इसने किस किस का किया है? बहुलवाद का किया है, विकेंद्रीकरण का किया है, मानवतावाद का किया है। ठीक है, और अगर बात की जाए इस नवीन लोक प्रशासन के उद्भव की, तो 1960 में, 1960 के दशक में हुआ। 1960 के दशक में, जब वो हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि हनी प्रतिवेदन आया, उसके बाद ही 1967 में आया था, तो उसके बाद इसका माना जाता है। और इसके जनक अगर हम आपको बताएं, नवीन लोक प्रशासन के जनक, तो इसके जनक हो जाएंगे ड्वाइट वाल्डो, ड्वाइट वाल्डो। ठीक है, चलिए बढ़ा जाएगा अपने प्रश्न पर। लूट प्रणाली किस देश में अधिक प्रचलित है? ऑप्शन अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन या भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में जो है 1883 के पेंडलेटन अधिनियम के बाद अमेरिका में योग्यता आधारित प्रणाली को अपनाया गया। उससे पहले यहाँ पर लूट प्रणाली ही जो थी। तो आज भी प्रश्न बनता है तो उसका राइट आंसर अमेरिका ही है। हमारा अगला प्रश्न है, नौकरशाही निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता है? एकात्मक सरकार में बिल्कुल होती है, संसदात्मक में अपने है ही है, संघात्मक भी अपने है ही है, सभी सरकारों में, यानी किसका राइट आंसर हो जाएगा जो नौकरशाही जो है रहती है। किसने कहा था कि सार्वजनिक निगम व्यवस्था में हम सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, सार्वजनिक उद्देश्यों के हितार्थ व्यवसायिक प्रबंधन का सम्मिश्रण स्थापित कर रहे हैं? ये कुछ देर पहले ही आया था, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्वर्ड मॉरिसन। ठीक है, हार्वर्ड मॉरिसन का ये स्टेटमेंट है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से इंग्लैंड में किसने नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के परिप्रेक्ष्य में व्हिटले परिषदों की स्थापना का सुझाव दिया? जेएच व्हिटले समिति, रामसे बर्निंग समिति, नॉर्थ कोट टेबल्टन फुलटन समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामसे बर्निंग समिति, रामसे बर्निंग समिति। 1916 में इसका गठन किया गया था, याद रखिएगा। इसी के आधार पर 1966 में भारत में सलाहकार परिषदों का गठन किया गया, दूसरे वेतन आयोग के लिए। अगला प्रश्न है, पुरुषों एवं महिलाओं की लोक सेवाओं में सही वक्त पर सही पदोन्नति करना लोक सेवा में पूर्ण क्षमताओं को विकसित करने की अति आवश्यक प्रक्रिया है, कथन किसने कहा? किसने कहा गया? फुलटन समिति में। पिछले ही हमने इसमें भी किया हुआ है। कुछ प्रश्न रिपीटेड होते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बार बार आता है। हमारा अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की जा सकती है। संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी कि 2 राज्यों का या केंद्र प्लस 2 राज्यों का, केंद्र प्लस राज्य, राज्य राज्य राज्य। ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश पर, संसद द्वारा अधिनियम से, संघ लोक आयोग के प्रस्ताव से, राज्य का राज्य, भारत के संसद द्वारा अधिनियम पे। और यहाँ पर हम आपको एक चीज बताएं, जब इसे गठन करना पड़ता है तो ये पहला बिल जब ये पास होता है तो राज्यसभा में ही होता है, राज्यसभा ही इसको अनुमोदित करता है और यही पास करता है, तो ये लोकसभा के पास जाता है। एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज ये ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद अनुच्छेद 315 में जो है इसकी व्यवस्था की गई है, इसकी बात की गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलकर एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। ठीक है, और कब? यदि प्रत्येक राज्य का विधानमंडल इस आशय को संकल्प पारित कर दे तो संसद अधिनियम बनाकर संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 316 क्या कहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 316 कहता है कि उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति साहब करेंगे। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। होप होप करते हैं, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।